कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसा सौदा करने जा रहा है जहां सामने वाले के बाजार में 100% एंट्री मिल जाए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन जब वही सामने वाला आपके बाजार में आने की कोशिश करे तो आप अपनी सबसे कीमती चीजों को उसे छूने भी ना दें। मतलब कूटनीति की दुनिया में किसी भी विशेषज्ञ से अगर पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि ऐसा सौदा लगभग असंभव है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बुनियादी नियम ही यही होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही बात है। अगर आप दरवाजे खोल रहे हैं तो ये मानकर चला जाता है कि दोनों तरफ से दरवाजे खुलेंगे। मतलब कोई भी देश बिना अपने खुद के फायदे के आपको अपना बाजार ऐसी तो नहीं सौंप देगा। एकदम सही। लेकिन आज हम जिस विषय की इस गहन चर्चा में गोता लगाने वाले हैं, हाल ही में साइन हुआ भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA, वो इस पुराने नियम को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा लिखा गया एक बेहद विस्तृत लेख है और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे ये समझौता भारत के आक्रामक रूप से अपने निर्यात को बढ़ाने और साथ ही साथ जो घरेलू कृषि हित है उनकी रक्षा करने के बीच एक ऐसा शानदार संतुलन बनाता है जो शायद कूटनीति की किताबों में एक नया अध्याय जोड़ दे। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, और चर्चा शुरू करने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी नीति या राजनीतिक हस्ती के लेख पर इस तरह की पड़ताल करते हैं तो हमारा नजरिया पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ कागज पर जो नीतियां लिखी हैं और जमीन पर उनका जो असर होने वाला है उसे डिकोड करना है, जो कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि नीतियां जब बनती है ना तो उनके पीछे अर्थशास्त्र और कूटनीति का एक बहुत ही जटिल गणित काम कर रहा होता है। और आज हमारा फोकस उसी गणित को समझने पे ही होगा। तो चलिए फिर इस गणित को सुलझाते हैं। मतलब इस समझौते के भारी भरकम आंकड़ों में जाने से पहले मुझे पीयूष गोयल जी के लेख की जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि इस पूरी डील को लीड किसने किया, इसे अंजाम किसने दिया। हाँ, वो टीम वाला हिस्सा। बिल्कुल। भारत की तरफ से जो टीम इस समझौते पर बातचीत कर रही थी उसमें लगभग पूरी तरह से महिलाएं शामिल थी। शासन में नारी शक्ति के नेतृत्व का यह एक ऐसा उदाहरण है जो आमतौर पर जो भारी भरकम कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं उनमें सुनने को नहीं मिलता। देखिए, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक बात नहीं है। अगर हम कूटनीति के इतिहास को उठाकर देखें तो व्यापारिक वार्ताएं अक्सर एक युद्ध जैसी मानसिकता के साथ लड़ी जाती हैं। मतलब मैं क्या जीत सकता हूं वाली सोच। हाँ, मैं क्या जीतूंगा और तुम क्या हारोगे। लेकिन जब एक महिला नेतृत्व वाली टीम सामने होती है तो ये पूरा अप्रोच ही बदल जाता है। कई शोध ये बताते हैं कि महिला वार्ताकार अक्सर उस जीरो सम गेम में उलझने के बजाय सर्वसम्मति और दीर्घकालिक समाधानों पर ज्यादा जोर देती हैं। जो लंबा टिके। बिल्कुल। और अगर इस दस्तावेज के नतीजों को देखा जाए तो वो संतुलित और दूरदर्शी नजरिया साफ झलकता है इसमें। और नतीजे वाकई ऐसे हैं जो तुरंत ध्यान खींचते हैं। मतलब न्यूजीलैंड ने भारतीय उत्पादों के लिए 100% शून्य टैरिफ की घोषणा कर दी है। यानी पूरे 100% उत्पादों पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। इसका सीधा असर हमारे उन उद्योगों पर पड़ेगा जहां सबसे ज्यादा हाथों की जरूरत होती है, जो लेबर इंटेंसिव है, जैसे कपड़ा, रत्न और आभूषण और चमड़ा उद्योग। हाँ, टेक्सटाइल और लेदर। बिल्कुल। इन सब पर पहले 10% तक की ड्यूटी लगती थी, जो अब सीधे 0 हो गई है। देखिए, इस 10% की जो अहमियत है ना, उसे थोड़ा और गहराई से समझना होगा। जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपड़े या लेदर की बात करते हैं तो वहां भारत का मुकाबला सिर्फ न्यूजीलैंड की अपनी कंपनियों से नहीं हो रहा है। तो किससे हो रहा है? हमारा मुकाबला वियतनाम, बांग्लादेश या चीन से है। ग्लोबल ट्रेड में मुनाफे का मार्जिन इतना कम होता है कि 1 या 2% का टैक्स भी किसी कंपनी को पूरे बाजार से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। बाप रे, सिर्फ 1-2%? जी हाँ। ऐसे में 10% ड्यूटी का अचानक से पूरी तरह गायब हो जाना, यह भारतीय उत्पादों को एक झटके में वैश्विक मंच पर सबसे सस्ता और बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना देता है। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन रुकिए, अगर ये इतना ही आसान है तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय व्यवसाय अब रातों रात न्यूजीलैंड के बाजारों पर कब्जा कर लेंगे? मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि हम किसी बहुत ही शानदार VIP क्लब के बाहर खड़े थे जहां बहुत भारी एंट्री फीस थी और अचानक से हमारे लिए वो गेट मुफ्त में खुल गए। तो क्या सिर्फ फीस हटने से अंदर की भीड़ हमारा सामान धड़ाधड़ खरीदने लगेगी? आपने एकदम सही दुखती रग पर हाथ रखा है।
देखिए, दरवाजे खोलना और उस बाजार में टिके रहना, ये दो बिल्कुल अलग लड़ाइयां हैं। शून्य टैरिफ तो केवल उस पहली बाधा को हटाता है। यह आपको उस वीआईपी क्लब के अंदर तो ले जाता है, लेकिन वहां लोग आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे जब उसकी क्वालिटी न्यूजीलैंड के जो बेहद सख्त मानक हैं उन पर खरी उतरेगी। मतलब क्वालिटी तो देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। आपकी पैकेजिंग कैसी है, आपकी डिलीवरी कितनी समय पर होती है, क्या आपका माल पर्यावरण के अनुकूल है। शून्य टैरिफ सिर्फ एक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी एक समान खेल का मैदान देता है। अब वहां उस मैदान में खेलना और जीतना पूरी तरह से भारतीय निर्माताओं की अपनी क्षमता पर ही निर्भर करेगा। और शायद इसी क्षमता को बढ़ाने के लिए दस्तावेज में एक और बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आता है, 20 अरब डॉलर का निवेश। जी। न्यूजीलैंड ने भारत में बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं में 20 अरब डॉलर के निवेश की सुविधा देने का वादा किया है, जो ये साबित करता है कि न्यूजीलैंड भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं देख रहा है। तो वो क्या देख रहे हैं? वो भारत को एक ग्लोबल सप्लाई चेन हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्हें भविष्य में भारत से बेहतर और क्वालिटी वाले उत्पाद चाहिए तो उन्हें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में आज ही पैसा लगाना होगा। अच्छा, तो ये एक लंबी योजना है। ठीक है, हमने अपना माल तो भेज दिया बिना टैक्स के, और न्यूजीलैंड ने भी अपनी तिजोरी खोल दी 20 अरब डॉलर के लिए। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी, व्यापार कभी एक तरफा तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब न्यूजीलैंड अपना माल यहाँ बेचना चाहेगा तब क्या होगा? क्योंकि जो लोग इस क्षेत्र को जानते हैं उन्हें पता है कि न्यूजीलैंड कृषि और डेयरी उत्पादों का एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर हाउस है। तो जब उनका दूध, उनका मक्खन और उनके सेब यहाँ आएंगे तो हमारे घरेलू किसानों का क्या होगा? मुझे लगता है यहीं पर इस समझौते की वो रक्षात्मक ढाल वाली बात आती है। हाँ, और मैं कहूँगा कि इस समझौते का सबसे क्रिटिकल हिस्सा यही है। अगर भारत के डेयरी उद्योग की संरचना को देखा जाए तो ये किसी कॉर्पोरेट मॉडल पर नहीं चलता है। हाँ, हमारे यहाँ तो छोटे किसान है ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ करोड़ों छोटे किसान हैं जिनके पास 2, 3 या शायद 5 गायें और भैंसें हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक तरह का सामाजिक सुरक्षा जाल है। रोजी रोटी है पूरी तरह से। और इसके ठीक विपरीत न्यूजीलैंड का मॉडल है ना। हाँ, एकदम विपरीत। न्यूजीलैंड में फॉन्टेरा जैसी विशालकाय कोऑपरेटिव्स हैं। उनका पूरा डेयरी सेक्टर अत्यधिक मशीनीकृत है। मशीनें? हाँ, जहाँ हजारों गायों को मशीनों से दुहा जाता है और वे पूरी दुनिया में बेहद सस्ते दूध, पाउडर और चीज का निर्यात करते हैं। अब सोचिए, अगर भारत शून्य टैरिफ पर उनके डेयरी उत्पादों को यहाँ आने देता तो वे अपनी कम कीमतों से हमारे करोड़ों छोटे किसानों की आजीविका को कुछ ही हफ्तों के भीतर पूरी तरह तबाह कर सकते थे। बाप रे। और शायद यही वजह है कि भारत ने यहाँ पर एक बहुत ही सख्त लकीर खींचती है, क्योंकि लेख के मुताबिक दूध, क्रीम, मट्ठा, दही और पनीर, इन सबको इस समझौते की टैरिफ छूट से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। जी बिल्कुल बाहर। और सिर्फ डेयरी ही नहीं, कृषि में भी प्याज, दालें जैसे चना और मटर, मक्का, बादाम और चीनी, ये सब भी इस सुरक्षात्मक ढाल के अंदर सुरक्षित है। यहाँ तक कि मछली पकड़ने वाले समुदाय के हितों को भी बिल्कुल छुआ नहीं गया है। देखिए, ये एक बहुत ही मापी हुई रणनीति है। व्यापार में आक्रामक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने संवेदनशील वर्गों की ढाल बनना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ा पेच नजर आ रहा है। वो क्या? हमने उनके बाजार में 100% प्रवेश ले लिया। हाँ। और उनके जो सबसे मजबूत उत्पाद हैं, डेयरी और कृषि, उन्हें भारत में आने से ही रोक दिया। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि कि हमने किसी शोरूम से एक बहुत शानदार नई कार खरीद ली, लेकिन जब उसके इंजन के पैसे देने की बारी आई तो हमने साफ मना कर दिया। अच्छा। न्यूजीलैंड इस बात पर आखिर मान कैसे गया? मेरा मतलब है, कोई भी देश इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि अपना नुकसान करवा ले। देखिए, कूटनीति में बेवकूफी नहीं देखी जाती, बल्कि लंबी रेस के घोड़े देखे जाते हैं। न्यूजीलैंड को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि भारत 1.4 अरब लोगों का बाजार है। बहुत बड़ा बाजार। और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगर वे आज इस डेयरी वाली जिद पर अड़े रहते तो उन्हें इस पूरे के पूरे बाजार से हाथ धोना पड़ता। इसलिए उन्होंने अपना नजरिया बदल लिया। इसका मतलब उन्होंने डेयरी की जगह कुछ और मांगा हमसे। हाँ बिल्कुल, और वो है तकनीकी हस्तांतरण और सेवाओं की पहुंच।
इस दस्तावेज के अनुसार न्यूजीलैंड अब कीवी, सेब और शहद के उत्पादन में भारतीय कृषि की उत्पादकता सुधारने के लिए भारी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अच्छा। अपनी बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जरिए भारत के कृषि भविष्य में अपनी जगह आज ही पक्की कर लें तो वे अगले कई दशकों तक इस बाजार से मुनाफा कमा सकते हैं। ओहो, मतलब वो हमें सिर्फ मछली नहीं दे रहे हैं, वो हमें मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अपने तरीके से और अपने ही औजारों के साथ। बहुत ही सटीक उपमा दी आपने। और इसके साथ ही वो भारत के बढ़ते मिडिल क्लास और हमारे सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर में भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं। और जब बात सेवाओं और तकनीक की आती है ना, तो ये हमें इस दस्तावेज के सबसे अभूतपूर्व हिस्से की ओर ले जाती है, जो है वीजा और इंसानों की गतिशीलता। मोबिलिटी। हाँ, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड अपनी तकनीक यहाँ ला रहा है और हमारी आईटी कंपनियां वहां जाके काम कर रही हैं, तो सिर्फ डब्बों में पैक होके माल का आना जाना तो काफी नहीं होगा। असली व्यापार तो टैलेंट का है, लोगों का है, जिसे कूटनीतिक भाषा में मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स या श्रम गतिशीलता कहा जाता है। पुराने व्यापार समझौतों में ना ये हमेशा से एक बहुत बड़े विवाद का विषय रहता था। विकसित देश हमेशा चाहते थे कि उनका माल बिना किसी टैक्स के भारत जाए, लेकिन जब भारत कहता था कि हमारे इंजीनियरों और हमारे डॉक्टरों को भी आपके यहाँ काम करने का वीजा दो, तो वो तुरंत दरवाजा बंद कर लेते थे। हाँ, वीजा के नाम पर तो हमेशा आनाकानी होती थी। लेकिन इस एफटीए में जो वीजा नियम रखे गए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। जैसे छात्रों के लिए, भारतीय छात्रों की संख्या पर न्यूजीलैंड में अब कोई सीमा या कैप नहीं होगी। पढ़ाई के दौरान उन्हें हफ्ते में 20 घंटे काम करने का अधिकार होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, डिग्री पूरी होने के बाद उन्हें 3 से 4 साल तक काम करने का अधिकार मिलेगा, यानी पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स। देखिए, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जब कोई भारतीय छात्र 4 साल वहां काम करता है तो वो केवल विदेशी मुद्रा ही भारत नहीं भेजता, तो और क्या लाता है? वो विश्व स्तर की प्रक्रियाओं को सीखता है, वहां की आधुनिक कार्य संस्कृति को समझता है और एक बहुत बड़े वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, जो वापस भारत के ही काम आता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक अस्थायी रोजगार वीजा श्रेणी भी बनाई गई है, जिसमें 5000 भारतीय पेशेवरों जैसे आईटी, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों को 3 साल तक वहां रुकने की अनुमति होगी। औरतों और एक वर्किंग हॉलिडे स्कीम भी है, जिसमें हर साल 1000 युवा भारतीय पूरे 12 महीने तक न्यूजीलैंड में रहकर काम और सफर दोनों कर सकते हैं। हाँ। इन सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम इससे सिर्फ एक ट्रेड डील कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये शिक्षा, रोजगार और प्रतिभा को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा रास्ता बन गया है। मतलब हम सिर्फ कपड़े और जूते नहीं, अपना टैलेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। देखिए, आधुनिक ज्ञान आधारित जो अर्थव्यवस्था है, उसमें आप टैलेंट को व्यापार से अलग कर ही नहीं सकते। कैसे? मान लीजिए एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी को न्यूजीलैंड सरकार का कोई बहुत बड़ा टेंडर मिल जाता है। ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए उन्हें अपने 100 बेहतरीन इंजीनियरों को न्यूजीलैंड भेजना होगा। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वीजा नियम सख्त होंगे और वीजा मिलने में ही 6 महीना लग जाएंगे, तो वो टेंडर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ये जो गतिशीलता या मोबिलिटी है, ये व्यापार का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये खुद उस व्यापार को चलाने वाला मुख्य इंजन है। बिल्कुल सही। इस पूरी बातचीत से एक बात जो बहुत स्पष्ट हो रही है, वो ये है कि हम एक बहुत ही सोची समझी राष्ट्रीय रणनीति को आकार लेते हुए देख रहे हैं। हाँ। एक तरफ 100% शून्य टैरिफ है, किसानों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल है, $20 अरब का निवेश है और हमारे युवाओं के लिए ग्लोबल रास्ते खुल रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा लग रहा है। और उस बड़ी तस्वीर को पीयूष गोयल जी के लेख में बहुत साफ तौर पर विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जोड़ा गया है। हाँ। अगर हम 90 के दशक या 2000 के शुरुआती वर्षों के व्यापार समझौतों को याद करें, तो भारत हमेशा एक डरी हुई स्थिति में होता था। हाँ, एक डर का माहौल रहता था। हमें लगता था कि विदेशी कंपनियां आएंगी और हमारे बाजार को खा जाएंगी। हम हमेशा एक बचाव की मुद्रा में रहते थे। लेकिन ये एफटीए दिखाता है कि अब भारत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी बहुत मजबूती और आत्मविश्वास की स्थिति से बातचीत की मेज पर बैठ रहा है। और इस दस्तावेज में इस मजबूती के पीछे 3 मुख्य रणनीतिक फायदों का जिक्र भी किया गया है। जी। पहला तो है हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी जो एमएसएमई इकोसिस्टम है उसे बढ़ावा देना। दूसरा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी जो टेक ट्रांसफर है उसे हासिल करना। बिल्कुल। लेकिन जो तीसरा फायदा है जिसने मुझे लेख पढ़ते समय वहीं रोक दिया,
वो है रीबैलेंसिंग क्लॉज। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्री न्यूट्रल अग्रीमेंट यानी प्रीनप साइन कर रहे हैं। अच्छा। मतलब हम साथ तो आ रहे हैं, लेकिन अगर कल को बात बिगड़ी या कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे पास बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता है। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? ये वाकई एक बहुत ही शानदार और सटीक उपमा है। देखिए, अतीत में कई विकासशील देशों ने ऐसे मुक्त व्यापार समझौते साइन किए जो पत्थर की लकीर बन गए। मतलब उन्हें बदला नहीं जा सका। बिल्कुल। समय के साथ परिस्थितियां बदलीं, विदेशी कंपनियों ने अपने सस्ते माल से उनके घरेलू उद्योगों को नष्ट कर दिया, लेकिन वो देश उस समझौते से बाहर ही नहीं आ सके। ये जो रीबैलेंसिंग क्लॉज है ना, ये उसी पुरानी और भयंकर गलती को सुधारने का एक तरीका है। तो ये जमीन पर कैसे काम करेगा? मतलब प्रैक्टिकली क्या होगा? मान लीजिए कि न्यूजीलैंड के किसी उत्पाद या उनकी किसी नई तकनीक की वजह से आज से 5 साल बाद भारत के किसी विशिष्ट एमएसएमई सेक्टर को भारी नुकसान होने लगता है। जो शायद आज हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, जो आज हमारी कल्पना में भी नहीं है। ऐसे में ये क्लॉज एक इमरजेंसी ब्रेक या एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। भारत तुरंत इस क्लॉज को ट्रिगर करके न्यूजीलैंड से कह सकता है कि देखिए, इस समझौते का असर हमारी उम्मीदों के एकदम विपरीत हो रहा है, इसलिए हमें इन शर्तों को फिर से संतुलित करने की यानी रीबैलेंस करने की जरूरत है। ओहो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह समझौता कोई रुका हुआ पानी नहीं है, बल्कि समय और परिस्थितियों के साथ ढलने वाला एक एकदम जीवंत दस्तावेज है। ये वाकई एक बहुत ही गहरी सोच का नतीजा लगता है। मतलब आज की इस चर्चा ने मेरे लिए बोरिंग ट्रेड डील्स को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया है। जो दस्तावेज पहले मुझे सिर्फ पन्नों का एक ढेर लगता था, वो अब शतरंज की एक बहुत ही स्मार्ट बिसात नजर आ रहा है। बिल्कुल। और यही वजह है कि नीतियों का विश्लेषण करते समय हमें सिर्फ इस बात पर नहीं अटकना चाहिए कि क्या हुआ, बल्कि ये कैसे और क्यों हुआ, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एकदम सही। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, तो इस समझौते का असली सार इसके दोहरे चरित्र में छिपा है। एक तरफ हमारे पास एक बेहद आक्रामक वैश्विक पहुंच है, जहां हम 100% शून्य टैरिफ हासिल कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से $20 अरब का निवेश ला रहे हैं और अपने हजारों पेशेवरों और छात्रों के लिए वीजा के दरवाजे खोल रहे हैं। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक बेहद स्मार्ट और अभेद्य रक्षात्मक रणनीति भी है, जहां हम अपने करोड़ों किसानों, डेयरी उद्योग और यहां तक कि मछुआरों के भविष्य को भी विदेशी प्रतिस्पर्धा के किसी भी संभावित खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रख रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे एक महिला नेतृत्व वाली टीम ने एक एकदम नए कूटनीतिक नजरिए के साथ इस इतने जटिल संतुलन को कागज से उतारकर जमीन पर वास्तविकता में बदला है। मैं कहूंगा कि ये समझौता आने वाले समय में भारत के अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापार समझौतों के लिए एक नया और बहुत ही ऊंचा पैमाना तय करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले इन सारे भारी भरकम तथ्यों और कूटनीतिक चालों के बीच से एक ऐसा विचार उभर कर सामने आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला है और शायद आगे चलकर इसका असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़े। हमने अभी देखा कि ये समझौता मजबूती की स्थिति से किया गया है और इसमें कीवी, सेब और शहद जैसी चीजों के लिए न्यूजीलैंड से भारी तकनीकी सहायता मिल रही है। जी। तो आज का आखिरी सवाल, जिस पर सुनने वाले सभी लोग खुद विचार कर सकते हैं, वो ये है, क्या इस समझौते का असली दीर्घकालिक प्रभाव आज होने वाले व्यापार के करोड़ों अरबों रुपयों पर निर्भर करेगा, या फिर इसका असली असर इस बात पर होगा कि कैसे न्यूजीलैंड की उन्नत तकनीक अगले 20 सालों में भारत के अपने पारंपरिक कृषि और तकनीकी ढांचे को जड़ से बदल कर रख देगी? क्या हम सिर्फ सेब और शहद नहीं, बल्कि कृषि के भविष्य का ही आयात कर रहे हैं? और जब वो भविष्य यहाँ आएगा, तो क्या हमारे किसान उस तकनीक के मालिक होंगे या फिर उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस व्यापार समझौते की असली कीमत और अहमियत तय करेगा। आज की इस पड़ताल में बस इतना ही।